हे एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वार्म वेलकम करता हूं वाईटी एडिटोरियल क्लास में। द हिंदू के फर्स्ट एडिटोरियल को आज की क्लास में कवर करेंगे। टाइमिंग एंड लोकेशन इसका टाइटल है और ये आर्टिकल लिखा हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच के खराब होते रिश्तों पे। पढ़ने में थोड़ा सा आपको चैलेंजिंग लगेगा, लेकिन फुल ऑफ ग्रामर, फुल ऑफ वोकैब। हर चीज़ को बेसिक से लेकर के चलेंगे, ग्रामर को, वोकैब को, रीडिंग को। क्लास में बने रहें, एक लाइक और एक शेयर दें। चैनल पे अगर नए आए तो सब्सक्राइब कर लेना। शाम को रोज आपको ये क्लास इस वक्त मिलती है। कह रहा है टाइमिंग एंड लोकेशन। लोकेशन का मतलब होता है जगह, टाइमिंग का मतलब होता है वक्त। कह रहा है जी वक्त और जगह, जो बात मोहम्मद यूनुस ने की है वो गलत वक्त पे और गलत जगह पे की गई है। यही बात अगर 6 महीने बाद, 4 महीने बाद किसी और लोकेशन पे होती तो शायद ये उतनी बुरी ना लगती। चलिए अब बात क्या है, टाइटल पैराग्राफ से देखते हैं। कह रहा है मोहम्मद यूनुस चोज द रॉन्ग टाइम एंड प्लेस टू पुश फॉर रीजनल कनेक्टिविटी। कह रहे बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइजर, अभी ये पीएम बने नहीं है, वोट कुछ पड़े नहीं है, बस ये पीएम बन के बैठे हैं शेख हसीना की जगह। कह रहे जो मोहम्मद यूनुस जो है ना, इन्होंने चूज किया या चुनाव किया गलत वक्त का और गलत जगह का। और क्यों? पुश फॉर करने के लिए, दबाव डालने के लिए रीजनल कनेक्टिविटी को, इस पूरे रीजन में आपसी मेल जोल को। तो इन्होंने जो बयान दिए हैं भारत की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे, 7 सिस्टर्स पे, वो गलत जगह पे और गलत प्लेस पे, चाइना में जाकर के गलत प्लेस पे इन्होंने बयान दिया है। चाइना वैसे भी हमारे नॉर्थ ईस्ट पे गलत निगाह रखता है, कब्जा जमाने की कोशिश करता है, तो चाइना में जाकर के नॉर्थ ईस्ट की बात करना गलत था। चलिए यूनुस बनेंगे सब्जेक्ट मिलेंगे सारे ग्रीन कलर में। वर्ब बनेगी इनकी चोज, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब मिलेगी आपको पिंक कलर में। आपको इस आर्टिकल में ग्रीन और पिंक को पकड़ते जाना मेरे साथ, इससे सब्जेक्ट वर्ब पकड़ना आप सीखेंगे और सब्जेक्ट वर्ब पकड़ने के बाद ही सेंटेंस का सर और पाँव आपके हाथ में आएगा। किसी भी सेंटेंस को समझना हो तो सबसे शॉर्टेस्ट ट्रिक, सबसे इजी ट्रिक यही है, सब्जेक्ट वर्ब पकड़ लो, अपने आप सेंटेंस का मोटा मोटा मीनिंग निकल करके आ जाएगा। चलिए आगे बढ़े। इस आर्टिकल की वोकैबुलरी मैं आपको दिखाता हूँ, सारे मोटे मोटे वर्ड शुरू में एक साथ देख लो। मेरी सभी क्लासेस के नोट्स, पीडीएफ्स, नोटिफिकेशंस आपको मिलते हैं टेलीग्राम ग्रुप में। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, फर्स्ट कॉमेंट में टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही डाउनलोड करें वाईटी ऐप को, आपकी अपनी एप्लीकेशन है, एंड्रॉइड iOS दोनों में अवेलेबल है। फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा ऐप का। ऐप का काम है स्ट्रक्चर्ड वे में मेरी गाइडेंस के अंदर आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन। जैसे कि हमारा राइटिंग का कोर्स है, नाम भर के प्रीमियम कोर्स है, बहुत अफोर्डेबल होते हैं। राइटिंग के इस कोर्स में लगभग 50-60 घंटों में आपको इंग्लिश में लिखना सिखाया गया है। फिर चाहे कोई भी एग्जाम हो, कोई भी फॉर्मेट हो, यू कैन लर्न टू राइट इन इंग्लिश। राइटिंग कोर्स पे भी कुछ ऑफर्स भी चल रहे हैं ऑन द ओकेजन ऑफ ईद। 1 साल की जगह 1.25 साल की वैलिडिटी मिल रही है और प्राइस घट के हो जाता है 499। कोड को इस्तेमाल करें हैप्पी ईद को, इस कोर्स को अवेल करने के लिए। इसी के साथ में आपको ऐप पे मिलेगा मिशन सिविल सर्विसेज का कोर्स, जो स्टेट पीएससी और यूपीएससी की आपको तैयारी कराता है। हर एस्पेक्ट इंग्लिश का इसमें कवर्ड है, चाहे आंसर राइटिंग हो, एसे राइटिंग हो, डिस्क्रिप्टिव, वोकैब, सीसेट। इस कोर्स का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। सेलिब्रेशंस कूपन लगा करके 1 साल की जगह 1.25 साल की वैलिडिटी के साथ में 1299 में कोर्स आपको मिल जाएगा। बैंकिंग एसएससी के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। ये प्रैक्टिस कॉम्बो हैं जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, सारी वैरायटी के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाना सिखाया जाता है बैंकिंग एसएससी के लिए। कोई भी क्वेरी हो, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ऐप या कोर्सेज रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप इस नंबर पे पूछ सकते हैं। चलिए वो कैब शीट है, थोड़ी जूम इन करता हूँ। पहला जो वर्ड है वो अपना आज का अंडरटोन। देखिए टोन मतलब स्वर, आवाज़। आपसे किसी ने कुछ कहा, जिस भी टोन में कहा आपको समझ में आ गया, गुस्सा है, प्यार है, दोस्ती है, लेकिन उस टोन के नीचे कुछ और भी छिपा हुआ था। दोस्ती के पीछे थोड़ी ईर्ष्या थी, गुस्से के पीछे थोड़ा केयर था आपके लिए। घर वालों की टोन आपके लिए ख़राब हो सकती है गुस्से वाली, लेकिन उस टोन के अंदर आपके लिए केयर भी छुपी होती है। तो इस अंडर टोन वर्ड का मीनिंग ये होता है, जो साफ साफ दिख रहा हो, सुन रहा हो, समझ में आ रहा हो, उसके अंदर का हिडन मीनिंग। समझ पा रहे मेरी बात? मेन जो टोन थी वो तो ठीक है, समझ में आ गई, लेकिन उस टोन के नीचे क्या छुपा हुआ था वो है अंडर टोन, या फिर उस टोन का हिडन मीनिंग। द अरेस्ट ऑफ ऑपोजिशन लीडर्स बिफोर द इलेक्शंस हैव पॉलिटिकल अंडरटोन्स। जो अरेस्ट है, गिरफ्तारी है विपक्ष के नेताओं की इलेक्शन से ठीक पहले, इस पूरे मामले की पॉलिटिकल अंडरटोन्स हैं, या फिर सियासी तौर पे इसमें कुछ हिडन मैसेज है। ठीक है। कनोटेशन, अंडरकरंट,
टिंज और ओवरटोन भी बोलते हैं। ये दो वर्ड्स हैं, अंडरटोन, ओवरटोन। देखने में लगता है एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। ठीक है, आज आप अंडरटोन नाम का वर्ड आर्टिकल में लिखेंगे। अगला वर्ड अपने पास वे इन। ये वर्ड बता देता हूँ आपको बना कैसे है, पहले इसका मीनिंग देख लो। किसी भी चीज़ में एक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन देना। ये बना कैसे है, मान लीजिए गांव में बड़ा सा एक हवन होने वाला है, बता रहा हूँ आपको कैसे बनाए। कोई बहुत पूजा होने वाली है बड़ी सी, तो उसमें क्या होगा, सब गांव के लोग जो हैं अपना अपना कुछ सामान ला करके हवन की सामग्री को कंट्रीब्यूट करेंगे। कोई तेल ले आएगा, कोई आटा ले आएगा, कोई, समझ गए ना। जो भी सामान आप ला रहे हैं उसको आप वे करके यानी वजन करके जो टोटल भंडार है उसमें रख देंगे। भाई मैं 3 किलो आटा लाया हूँ, इससे कुछ बना लेना हवन में। मैं 5 किलो तेल लाया हूँ, इससे हवन के अंदर आग जलेगी। तो इस तरीके से जब आप छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन करते हो किसी बड़ी चीज़ में, तो आप उसको वे करके इन कर देते हो, तोल करके उस चीज़ के अंदर डाल देते हो। तो यहीं से बनाया गया इस फ्रेजल वर्ब को, किसी चीज़ में कंट्रीब्यूशन करना, चाहे तो वो कोई एक्टिविटी हो हवन जैसी या कोई भी, या फिर वो कोई डिस्कशन हो जिसमें आप अपनी बात रखते हो। मेरे ख्याल से हमेशा ही फ्रेजल वर्ब याद रहेगी, इसी तरीके से याद करना। ईच मेंबर वेड इन विद हिज और हर ओपिनियन। हर एक मेंबर ने वे इन किया या फिर अपना कंट्रीब्यूशन दिया अपनी ओपिनियन के साथ। चलिए, वे इनको कंट्रीब्यूट करना ही बोलते हैं। यू विल सी दिस फ्रेजल वर्ब इन टुडेज आर्टिकल। अगला वर्ड है अपने पास हेजेमनी। ये वर्ड बना है हेजेमन से। हेजेमन का मतलब होता है दादा, लीडर किसी भी एरिया का, है ना, किसी भी फील्ड का। जैसे अमेरिका दादा है दुनिया का, ताइवान जो है दादा है, हेजेमोन है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में, रशिया दादा है किसी और चीज़ में, चाइना दादा है किसी और चीज़ में। तो हर फील्ड के हेजेमोन को, लीडर को और उसकी हेजेमनी को आप इस तरीके से बताएं। हेजेमनी यानी लीडरशिप, दादागिरी। चाइनीज़ फॉरेन पॉलिसी इज़ एंटायरली बिल्ड ऑन द वर्जन ऑफ इस्टेब्लिशिंग अ ग्लोबल हेजेमनी। चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी है वो पूरे तरीके से बिल्ड ऑन है इस विजन पे या इस ख्याल पे, जो है इस्टेब्लिश करने का या बना देने का पूरी दुनिया में ग्लोबल हेजेमनी को, चाइना की दादागिरी को। हेजेमनी जो है थोड़ा सा नेगेटिव कनोटेशन का वर्ड है। अगर अच्छे सेंस में आप लीडरशिप दिखा रहे हैं तो वो तो लीडरशिप हो गया, लेकिन थोड़ा सा आप उस तरीके से जा रहे हैं ना नेगेटिव तरीके से, मैं ही लीडर हूँ, मेरी ही बात मानोगे, तो वो बन जाती है हेजेमनी और हेजेमॉन। इसको डोमिनेशन, हेल्म, कमांड या अथॉरिटी बोलते हैं। आज ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। चलिए, हर एक वर्ड मैं कोशिश करता हूँ जैसे सीखा जा सकता है, अच्छे तरीके से याद रखा जाए, वैसे आपको बताएं। लास्ट फ्रेजल वर्ब है, सेकंड लास्ट आज की, स्टेम फ्रॉम। देखिए, स्टेम का मतलब होता है तना या फिर वो हिस्सा जहाँ से कोई पौधे का अगला पार्ट निकलेगा, है ना। एक पौधा बना, फिर उसके ठूंठ से, तने से एक और डाली निकलेगी, फिर वहाँ से एक और डाली निकलेगी। तो स्टेम से नई नई चीज़ें निकलती हैं या ओरिजिनेट होती हैं, यहीं से बनता है स्टेम सेल। ऐसी सेल्स जिससे नई सेल्स बॉडी में बन सके, सुना होगा ना आपने स्टेम सेल। तो स्टेम का मतलब है नई चीज़ों को जन्म देना। स्टेम फ्रॉम अगर कोई चीज़ हो रही है तो वो ओरिजिनेट हो रही है, इमर्ज हो रही है, कहीं से निकल करके आ रही है। द पेंडेमिक हैज स्टेम्ड फ्रॉम नेग्लिजेंस ऑफ चाइना। ये पेंडेमिक निकली है, स्टेम फ्रॉम हुई है चाइना की नेग्लिजेंस से या लापरवाही से। स्टेम फ्रॉम को अपीयर फ्रॉम, एमिनेट फ्रॉम, अराइज फ्रॉम, क्रॉप अप फ्रॉम, मटेरियलाइज फ्रॉम भी बोलते हैं। फ्रॉम प्रेपोजिशन फिक्स्ड है सबके बाद में। एमिनेट वर्ड को खास ध्यान देना, थोड़ा एडवांस्ड वर्ड है। समथिंग एमिनेट्स फ्रॉम समथिंग, कोई चीज़ निकलती है दूसरी चीज़ से। चलिए, लास्ट वर्ड है इंटीग्रल। देखिए, जो चीज़ इंटीग्रल है ना वो आपका इनसेपरेबल पार्ट है, अभिन्न हिस्सा है जिसको आपसे अलग नहीं किया जा सकता। रिस्क इज इंटीग्रल इन स्टॉक मार्केट्स। स्टॉक मार्केट्स में रिस्क जो है इंटीग्रल होता है, इनसेपरेबल पार्ट होता है। जैसे आपकी तैयारी का इंटीग्रल पार्ट है पढ़ाई करना, बिना पढ़ाई के आप तैयारी नहीं कर सकते एग्जाम की, तो ऐसे इस वर्ड को याद रखें। जो आपका इनसेपरेबल पार्ट होगा वो इनहेरेंट पार्ट भी होगा, इननेट पार्ट भी होगा, अंडरलाइंग भी होगा। अंडरलाइंग यानी जो अंडर में लाई कर रहा है, जो नीचे लाई कर रहा है, किसी चीज़ के अंदर ही रखा हुआ है उसके तले में, ठीक है। तो ये वर्ड अंडरलाइंग यू विल सी इन द आर्टिकल टुडे। 5 वर्ड्स हो गए। वोकैब शीट को आप डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम ग्रुप से, आपको फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। चलिए, एक समरी दें आपको आर्टिकल की, किस बारे में लिखा हुआ है। देखो, समरी समझोगे आप मैप से, मैं आपको मैप पे ले चलता हूँ, अच्छे से विजुलाइज कर पाओगे। भारत की ज्योग्राफी में ना एक कमजोरी आपको दिखेगी। ये भारत का नक्शा मैंने बना दिया है, आपके सामने बना ही हुआ है, ठीक है। इसकी आउटलाइन बना रहा हूँ। कमजोरी ये है कि भारत यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, इसके बाद में आपको ऐसे जाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे। यानी भारत का जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है जिसको 7 सिस्टर्स बोलते हैं, यहाँ आपको 7 राज्य मिलेंगे। बचे हुए भारत से अगर इसको कनेक्ट करना हो
तो कनेक्ट करने के लिए एक बहुत पतला सा संकरा सा रास्ता है। बीच में बांग्लादेश आ गया, ऊपर भूटान आ गया, यहाँ नेपाल आ गया, यहाँ पे चाइना है। इस संकरे रास्ते की वजह से हम हमेशा रहते हैं प्रेशर में। सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं इस रास्ते को, सिलीगुड़ी टाउन से होकर गुजरता है। और प्रेशर ये है कि कभी भी चाइना बदमाशी करे, बांग्लादेश बदमाशी करे और इस रास्ते को बंद कर दे तो भारत का नॉर्थ ईस्ट भारत से कट जाएगा। अब हमारी ये कमजोरी सबको पता है, चाइना को भी पता है, बांग्लादेश को भी पता है। लेकिन रिसेंटली मोहम्मद यूनुस चाइना गए और वहाँ पे स्टेज पे खड़े होकर के इन्होंने चाइना में हमारी इस कमजोरी का जिक्र किया। इससे एक बहुत ख़राब मैसेज जाता है भारत को बांग्लादेश की तरफ से कि हम आपके दोस्त नहीं हैं, हम तो आपकी कमजोरियों पे निगाह गड़ा के बैठे हैं। चाइना के साथ मिलके हम भी नॉर्थ ईस्ट में कुछ खेल करना चाहते हैं। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि जो भी मोहम्मद यूनुस ने कहा, जानबूझ करके कहा, गलत वक्त पे कहा, गलत जगह पे जाकर के कहा, ताकि भारत से रिश्ते और बिगाड़ सके। चलिए, आज की टोन है डिसअप्रूविंग। मोहम्मद यूनुस के रिमार्क्स को डिसअप्रूव कर रहा है, उनसे नाराजगी दिखा रहा है। शुरू करें आर्टिकल को। चलो, मैप से अच्छे से समझ में आता है। अब फर्स्ट पैराग्राफ देख लो, एक बार इसका मीनिंग खुद से निकालो, फिर मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा, मैच करना। चलिए, कह रहा है जी, बांग्लादेश चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस रिमार्क्स मेड ड्यूरिंग हिज चाइना विजिट टू अटेंड द बोआओ फोरम इन एशिया कॉन्फ्रेंस हैव स्पार्क्ड शार्प रिस्पॉन्सेज इन इंडिया। कह रहा है जी, जो बांग्लादेश देश के चीफ एडवाइजर हैं जिनका नाम है मोहम्मद यूनुस, कह रहे हैं इनके जो रिमार्क्स हैं या इनकी जो ऑब्जर्वेशन है या बयान है। रिमार्क्स क्या होते हैं? कुछ कह देते हो आप, है ना, कुछ लिख देते हो किताब में, अखबार में। तो ये जो यूनुस ने कहा, इन्होंने जो रिमार्क्स दिए, और ये कब दिए गए? रिमार्क्स के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन लगाई है इस कॉमा से इस कॉमा के बीच। ये वो रिमार्क्स हैं जो बनाए गए थे, दिए गए थे, मेड हुए थे इनके दौरे के दौरान, चाइना की विजिट के दौरान। और ये दौरा हुआ था अटेंड करने के लिए बोआओ नाम के फोरम को या फिर कॉन्फ्रेंस को, जो थी एशिया कॉन्फ्रेंस के लिए। कह रहा है इन सारे रिमार्क्स ने ना स्पार्क कर दिया है, भड़का दिया है, इंस्टिगेट कर दिया है बहुत कड़ी प्रतिक्रिया को, शार्प रिस्पॉन्सेज को। और कहाँ पे? इन इंडिया, भारत में। और ये क्यों आए सारे रिस्पॉन्स? ये सारा शार्प रिस्पॉन्स आया है अमिड क्वेश्चंस अबाउट देयर अंडरलाइंग इंटेंट। इन सभी चीज़ों के बीचों बीच, अमिड, अमिड मतलब इन द मिडल ऑफ, इन सभी सवालों के बीच आया है। और ये सवाल है इस बारे में कि इन रिमार्क्स का इंटेंट क्या था, इनके अंदर का छुपा हुआ इरादा क्या था। तो इन क्वेश्चंस के बीच में बहुत ज़्यादा बड़ा जो है शार्प रिस्पॉन्स भारत से देखने को मिला। सेंटेंस की स्ट्रक्चर आपने देख ली, ग्रीन कलर में सब्जेक्ट मिलेगा। जो यूनुस के रिमार्क्स हैं ये है यहाँ पे सब्जेक्ट। हैव स्पार्क्ड ये है इनकी वर्ब। प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब भी प्लूरल है, हैव से लगी हुई है। मेड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। ये वो रिमार्क्स हैं जो बनाए गए थे, दिए गए थे या मेक किए गए थे चाइना की विजिट के दौरान। मेक से एशिया कॉन्फ्रेंस तक, कॉमा से कॉमा के बीच में पूरा का पूरा जो फ्रेज आपको मिल रहा है इसको बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, वर्ब की थर्ड फॉर्म से शुरू होने वाला। और ये पूरा फ्रेज रिमार्क्स के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। फोरम का मतलब होता है स्टेज, मंच, है ना, कोई कॉन्फ्रेंस। फोरम सिंगुलर है, अगर इसका प्लूरल बनाना हो तो फोरम का यूएम निकाल दें और इसकी जगह ए लगा दें, ठीक है। फोरा, डेटम, डेटा, अडेंडम, अडेंडा, कोरिगेंडम, कोरिगेंडा, बैक्टीरियम, बैक्टीरिया, फोरम, फोरा। अंडरलाइंग जो इनहेरेंट हो, इननेट हो, अंदर छुपा हो, इंटीग्रल हो, अंडरलाइंग, इंटेंट यानी इरादा। चलिए आगे बढ़े, एक एक वर्ड को ब्रेक करते हुए चलो। अब आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। चलिए, कह रहे जी, स्पीकिंग एट अ राउंड टेबल मिस्टर यूनुस हाईलाइटेड द लैक ऑफ कनेक्टिविटी एंड ट्रेड इन द रीजन। देखो, वर्ब की आईएनजी फॉर्म से सेंटेंस शुरू हो जाए तो मतलब ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन बताने वाला वर्ड है। कुछ मेन काम सेंटेंस में हुआ था, उसके साथ साथ एक एडिशनल काम और हुआ है, तो ये वो काम है वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बताया गया। कह रहा है जी, कहते हुए या बोलते हुए, भाषण देते हुए, स्पीक करते हुए एक गोल मेज सम्मेलन में, राउंड टेबल में। राउंड टेबल क्या होती है? सब बड़े बड़े लीडर्स बैठे हैं और आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। तो डिस्कशन में बातचीत करते हुए हुआ क्या? मेन काम ये हुआ, यूनुस ने हाईलाइट कर दिया या रोशनी डाल दिया इस लैक पे या इस कमी पे, जो है एक तो कनेक्टिविटी की और दूसरी ट्रेड की, एक तो आवाजाही की और दूसरी व्यापार की, इस पूरे रीजन में साउथ एशिया के। और ये कैसे किया इन्होंने? ये किया रेफरिंग टू द नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स, द सेवन सिस्टर्स, एज अ लैंड लॉक्ड एरिया।
रेफर टू करते हुए, इशारा करते हुए, हिंट करते हुए हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे, जिनको सेवन सिस्टर्स भी बोलते हैं, और इनकी तरफ इशारा किया एक ऐसे एरिया के तौर पे जो लैंड लॉक्ड है, जो चारों तरफ से घिरा हुआ है। मतलब इनका ये कहना था कि भारत के सेवन सिस्टर्स जो है ना, भारत के अलावा दूसरे सबसे घिरे हुए हैं, इधर चाइना, इधर नेपाल, इधर भूटान, इधर हम। तो ऐसा इन्होंने सेवन सिस्टर्स के ऊपर एक इशारा दिया। चलिए, मिस्टर यूनुस सब्जेक्ट है, हाईलाइटेड इनकी वर्ब है, अगेन ग्रीन और पिंक में आपको मिलेंगे सब्जेक्ट वर्ब्स। स्पीकिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये स्पीक कर रहे थे ऐसा कहते हुए उन्होंने बताया। रेफरिंग भी यहाँ पे पार्टिसिपल है, जब इन्होंने हाईलाइट किया तब ये इशारा भी कर रहे थे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे। कह रहे जी, इग्नोरिंग इंडियाज वास्ट कोस्ट लाइन ही वेंट ऑन टू क्लेम दैट बांग्लादेश वॉज द गार्जियन ऑफ ओशियन एक्सेस। कह रहे फिर से इग्नोर करते हुए, अब देखो फिर से एक पार्टिसिपल आया है, मेन काम तो आगे होगा, ये एडिशनल काम है। कह रहे जी, इग्नोर करते हुए भारत के बड़े से तटीय सीमा को या कोस्ट लाइन को, कोस्ट लाइन समझते हैं ना, समंदर के चारों तरफ का, या है ना बीच वाला एरिया, तो भारत के बड़े से तटीय सीमा को, कोस्ट लाइन को इग्नोर करते हुए ये वेंट ऑन कर गए, मोहम्मद यूनुस इतना आगे बढ़ गए कि इन्होंने एक क्लेम कर दिया, दावा ठोक दिया, दैट वो ये कि बांग्लादेश जो है वो रखवाला है, गार्जियन है ओशियन के एक्सेस का, भारत के ओशियन को या समंदर को लेकर के कनेक्टिविटी का। मतलब भारत को अगर समंदर तक जाना है तो बांग्लादेश को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि हमें जाने दो, जरा रास्ता दे दो हमें। तो ऐसा इन्होंने कह दिया। और साथ ही साथ क्या किया इन्होंने, एंड कॉल्ड ऑन चाइना टू व्यू द इंडियन स्टेट्स अलॉन्ग विद भूटान, नेपाल एंड बांग्लादेश एज एन एक्सटेंशन ऑफ द चाइनीज इकॉनमी। इन्होंने कॉल ऑन किया चाइना पे, इन्होंने बुलाया या डिमांड किया चाइना को कि वो देखे भारत की इंडियन स्टेट्स को, ये नॉर्थ ईस्टर्न वाली सेवन सिस्टर्स को, और किसके साथ साथ भूटान, नेपाल और बांग्लादेश के साथ साथ एक एक्सटेंशन के तौर पे, एक हिस्से के तौर पे चाइनीज इकॉनमी का। समझ पा रहे हो? वो कह रहे कि हम ही समंदर का रास्ता भारत को देते हैं, तो आप एक काम करो, समंदर के रास्ते भारत आओगे तो हमसे भी माल ट्रेड कर लेना, कुछ माल दे देना, ले लेना। ऊपर नेपाल, भारत की सेवन सिस्टर्स, ये सब आपकी चाइनीज इकॉनमी का पार्ट बन जाएंगे अगर हमसे आप दोस्ती करते हो, ऐसा इन्होंने बोला। और ये सारा काम किया इन्होंने प्रेजेंटिंग देम एज अ मार्केट एंड अ प्रोडक्शन बेस, प्रेजेंट करते हुए इस सारे एरिया को, सारे स्टेट्स को, सारे कंट्रीज को एक मार्केट के तौर पे और प्रोडक्शन करने के एक बेस के तौर पे। चलिए स्ट्रक्चर देख लो सेंटेंस की। देखो काम हुआ है मेन, ही यानी मोहम्मद यूनुस, वो इतना आगे बढ़ गए, ही वेंट ऑन। गो ऑन की सेकंड फॉर्म है किसी मामले में आगे बढ़ जाना, जितना जरूरी ना उससे भी आगे, है ना, गो ऑन या वेंट ऑन। ये जब काम कर रहे थे तब ये इग्नोर कर रहे थे भारत की बड़ी सी कोस्ट लाइन को। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको खुद ही देख करके लगेगा ये बयान कितना बेवकूफ़ी भरा है। ये बांग्लादेश की कोस्ट लाइन है, ये भारत की कोस्ट लाइन है, समझ लो। तो ये गार्जियन बता रहे हैं खुद को कोस्ट लाइन का, ये भारत की कोस्ट लाइन भूल गए, इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है ना। चलिए, तो ये इग्नोर कर रहे थे भारत की कोस्ट लाइन को, और दूसरा ये प्रेजेंट कर रहे थे इस पूरे एरिया को चाइना के सामने थाली में सजा करके एक प्रोडक्शन बेस और मार्केट के तौर पे। मोहम्मद यूनुस की दूसरी वर्ब है कॉल्ड ऑन, ही वेंट ऑन टू क्लेम एंड ही कॉल्ड ऑन चाइना। कॉल ऑन करना, किसी से डिमांड करना, रिक्वेस्ट करना कि आप ऐसा काम करो। बांग्लादेश की वर्ब है वॉस। गार्डियन का मतलब होता है रखवाला या पहरेदार। एक्सटेंशन का मतलब होता है एक हिस्सा या विस्तार, है ना। चाइना तो है ही, उसका एक्सटेंशन आपको आगे यहाँ तक मिल जाएगा। चलिए अब एक कॉन्सेप्ट भी देख लो। देखो अलॉन्ग विद जो है ना, इसका मतलब होता है इसके साथ साथ, इसको बिसाइड्स भी बोलते हैं और इसको अपार्ट फ्रॉम भी बोलते हैं। लेकिन फ़र्क है इनमें, बिसाइड्स और अलॉन्ग विद जो है ना, ये सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों के साथ आएंगे। ये तो है ही, इसके साथ साथ ये भी है, वो तो हुआ ही, इसके साथ साथ ये भी हुआ। लेकिन अपार्ट फ्रॉम जो है ना, ये पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव चीज़ों के लिए भी आता है। मैं आपको टेक्निकली बताता हूँ कैसे। बिसाइड्स, अलॉन्ग विद या अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश, शी स्पीक्स फ्रेंच फ्लुएंटली। भाई इंग्लिश के साथ साथ वो फ्रेंच भी फ्लुएंटली बोलती है। भाई इंग्लिश तो बोलती ही है, साथ साथ वो फ्रेंच भी बोलती है। यहाँ पे एक पॉजिटिव वाली फीलिंग आपको आ रही है, फ्रेंच और इंग्लिश दोनों बोल सकती है। जब पॉजिटिव वाली फीलिंग आ रही है तो फिर चाहे लगाओ बिसाइड्स, चाहे लगाओ अलॉन्ग विद, चाहे लगाओ अपार्ट फ्रॉम। पॉजिटिव के लिए तीनों का ही इस्तेमाल हो जाता है। तो यहाँ पे तीनों में से कोई भी लगा दो, बिसाइड्स इंग्लिश, अलॉन्ग विद इंग्लिश, अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश, शी स्पीक्स फ्रेंच फ्लुएंटली। अगला सेंटेंस देखो, अब जो भी लगाओगे यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम, बिसाइड्स या इंग्लिश, शी डजंट स्पीक एनी अदर लैंग्वेज। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि इंग्लिश को छोड़ करके वो कोई और लैंग्वेज नहीं बोलती। समझ रहे हो, नेगेटिव वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे। भाई इंग्लिश के अलावा बहुत कुछ नहीं बोलती वो, फ्रेंच तो आती ही नहीं उसको बिल्कुल भी, पहले कैसे फ्रेंच आती थी, तो उसको कोई और लैंग्वेज नहीं आती है इंग्लिश को छोड़ करके।
तो किसी चीज़ को छोड़ करके या उसके सिवा वाली जब फीलिंग आए यानी नेगेटिव वाली फीलिंग आए तब सिर्फ इस्तेमाल हो सकता है अपार्ट फ्रॉम का। अब यहाँ पे बिसाइड्स का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते या अलॉन्ग विद नहीं लिख सकते। बिसाइड्स इंग्लिश शी डजंट स्पीक एनी अदर लैंग्वेज। तो इनके मीनिंग सबके सेम है। नेगेटिव के वक्त आपको ध्यान रखना है अपार्ट फ्रॉम ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश शी डजंट स्पीक एनी अदर लैंग्वेज। ही हैज़ नो मेजर इश्यूज बिसाइड्स अपार्ट फ्रॉम या अलॉन्ग विद पुअर टाइम मैनेजमेंट। उसका कोई और मेजर इशू नहीं है छोड़ करके पुअर टाइम मैनेजमेंट को। साथ ही साथ नहीं, साथ ही साथ का मतलब होता है और भी इश्यूज होते उसके साथ में पुअर टाइम मैनेजमेंट भी होता है, ऐसा तो नहीं है। पुअर टाइम मैनेजमेंट को छोड़ करके उसका कोई और इशू नहीं है। सिवा वाली छोड़ कर वाली फीलिंग आ रही है, नेगेटिव वाला चाहिए आपको, तो यहाँ लिखेंगे अपार्ट फ्रॉम पुअर टाइम मैनेजमेंट। वैसे ही एक्सक्यूज बनाने को छोड़ करके, बहाने करने को छोड़ करके ये एम्प्लॉय जो था वो किसी भी चीज़ पे अच्छा नहीं था। जरूरी नहीं है हर बार नो या नोट लगाया जाए तभी आपको नेगेटिव वाली फीलिंग आएगी। यहाँ वैसे बिना नोट के भी आ रहा है। एम्प्लॉय जो है गुड था किसी भी चीज़ पे नहीं, एम्प्लॉय किसी काम में भी अच्छा नहीं था सिवाय बहाने बनाने के। अपार्ट फ्रॉम, अगेन अपार्ट फ्रॉम मेकिंग एक्सक्यूजेस। चलिए कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया। जब भी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव फीलिंग अपार्ट फ्रॉम से आती है, पॉजिटिव में तीनों में से किसी का इस्तेमाल भी हो जाता है। एक सेंटेंस आपको दे रहा हूँ क्लास वर्क के तौर पे, वीडियो को यहीं पॉज करना। फ्रॉम प्रोडक्शन टू लॉजिस्टिक्स द कंपनी लैक्ड इन एवरीथिंग बिसाइड्स अलॉन्ग विद या अपार्ट फ्रॉम हैविंग अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू। प्रोडक्शन से लॉजिस्टिक्स तक कंपनी हर चीज़ में लैक करती थी या हर चीज़ में फिसड्डी थी। लैक करना किसी चीज़ में कम होना, साथ ही साथ या छोड़ करके एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू के, मतलब ब्रांड वैल्यू उनके पास जरूर एक स्ट्रॉन्ग थी, बाकी सब चीज़ों में वो फिसड्डी थे। कोशिश करेंगे कमेंट्स में डालना, सही गलत होगा आपको वहीं पे फीडबैक देंगे, ट्राई सभी को देना है। चलिए आज के क्विज में एक कॉन्सेप्ट पूछा है आपसे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। फटाफट से इसको दे लो एक रीडिंग। चलिए कह रहा है जी देयर वर अदर अंडरटोन्स टू हिज रिमार्क्स। कह रहा है और भी अंडरटोन्स थी या फिर यूं कह दें छुपे हुए मीनिंग्स थे इनके रिमार्क्स में। विच वर शेयर्ड ऑन हिज सोशल मीडिया अकाउंट्स, जिनको बाद में शेयर किया गया इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। तो कुछ और बातें भी हिडन मीनिंग्स थे जो उन्होंने खुद ही अपने ट्विटर पे, अपने इंस्टाग्राम पे बाद में लिख दिया। अब वो क्या बातें थी इनके इंस्टाग्राम पे आप जाके देख लेना। चलिए अंडरटोन्स की वर्ब है वर, क्लोज देयर से शुरू हुआ है, याद रखें। वर जो आप वर्ब देख रहे हो ना वो देयर की नहीं है, वो अंडरटोन्स की है। जब भी हेयर देयर से क्लोज शुरू हो, वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले रखी होती है। अगर यहाँ पे अंडरटोन लिखा होता, सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो वर्ब को वॉज लगाना होता। देयर से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। विच आया रिमार्क्स के लिए, विच की वर्ब है वर शेयर्ड इन पैसिव वॉइस। कह रहा जी दिस वॉज हिज फर्स्ट विजिट टू चाइना सिंस टेकिंग ऑफिस फॉलोइंग द आउस्टर ऑफ बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना लास्ट अगस्त। कह रहे ये इनकी पहली विजिट थी, फर्स्ट विजिट थी चाइना की। चाइना का पहला इनका दौरा था। और कब से, जब से इन्होंने टेक ऑफिस लिया, ये कुर्सी पे विराजमान हुए। और किस चीज़ के बाद, आफ्टर या फॉलोइंग आउस्टर के या निकासी के, और किसके, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के पिछले अगस्त में, अगस्त 2024 में। तो 2024 से जब से हसीना को हटाया गया है, तब से जब ये कुर्सी बैठे हैं उससे तब से लेकर के ये पहली उनकी विजिट थी चाइना की। दिस की वर्ब है वॉस। आउस्टर का मतलब होता है, मैंने आपको बता दिया, निकासी। कह रहे टेंशंस विद इंडिया हैव परसिस्टेड ओवर अटैक्स ऑन माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश एंड द यूनुस गवर्नमेंट्स डिमांड्स फॉर द रिपेट्रिएशन ऑफ मिस हसीना फ्रॉम इंडिया। कह रहा है जी टेंशंस भी हैं, तनाव भी हैं इंडिया के साथ, और ये परसिस्ट किए हैं, ये लगातार तरीके से बने हुए हैं। और क्यों बने हुए हैं? उन अटैक्स को लेकर के, हमलों को लेकर के जो माइनॉरिटीज़ पे होते हैं, हिंदू माइनॉरिटी जो बांग्लादेश में रहती है। तो इस मामले को लेकर के हमारी टेंशन बांग्लादेश से लगातार बनी हुई है। और एक और चीज़ को लेकर के बनी हुई है, मोहम्मद यूनुस की सरकार की जो डिमांड्स हैं, मांग है भारत से कि आप रिपेट्रिएशन करवाएं। रिपेट्रिएट करना यानी किसी को अपने कंट्री में वापस भेजना, घर वापसी करवाना। आप घर वापसी करवाएं शेख हसीना की भारत से, इनको फिर से बांग्लादेश में भेजा जाए। चलिए टेंशंस की वर्ब है हैव परसिस्टेड, टेंशन परसिस्ट कर रही हैं। रिपेट्रिएशन आपने देख लिया, परसिस्ट करना किसी चीज़ का लगातार बने रहना। बढ़े आगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे। चलिए खुद से ट्राई देना इसको, मैं शुरू कर रहा हूं। कह रहा है जी विद नो इन्विटेशन
forthcoming from New Delhi. Mr. Yunus's decision to visit China has been perceived as a diplomatic snub. कह रहा है इस चीज़ के साथ ही विद किसी भी इन्विटेशन के फोर्थ कमिंग ना होने के साथ ही, फोर्थ कमिंग होना यानी सामने से आना, अप्रोच करना, आपने कहा नहीं लेकिन इंडिया ने आपको सामने से इनवाइट कर दिया, बुला लिया आपको। कह रहा है जी इस चीज़ के साथ ही कोई भी इन्विटेशन फोर्थ कमिंग नहीं है, नई दिल्ली से इनको बुलाया नहीं गया भारत में। हुआ ये कि यूनुस का जो डिसीजन था कि चलो चाइना को ही विजिट कर लें, टू विजिट चाइना, इसको परसीव किया गया है या देखा या समझा गया है एक डिप्लोमेटिक स्नब के तौर पे, एक कूटनीतिक स्नब होता है किसी चीज़ को आप इग्नोर कर देते हो, आप बोल देते हो कि सानू की, आपने नहीं बुलाया तो हमें भी नहीं आना, है ना, ऐसी फीलिंग को अंग्रेजी में बोलते हैं स्नब। इसको कोल्ड शोल्डर भी बोलते हैं, आप किसी चीज़ की परवाह नहीं दिखाते हो, बेपरवाही बोल सकते हैं। तो इसको डिप्लोमेटिक बेपरवाही की तरह से देखा गया यूनुस का चाइना में जाना। और कैसे देखा गया? एंड पॉसिबली अ साइन दैट बांग्लादेश मे बी शिफ्टिंग इट्स फॉरेन पॉलिसी ओरिएंटेशन, और एक साइन के तरीके के तौर पे भी देखा गया है कि बांग्लादेश जो है हो सकता है शिफ्ट कर रहा हो, बदल रहा हो अपनी फॉरेन पॉलिसी की ओरिएंटेशन को या झुकाव को। इंडिया की बजाय अब बांग्लादेश चाइना पे ज़्यादा डिपेंड करेगा ट्रेड में और हर चीज़ के अंदर, फॉरेन पॉलिसी में। चलिए, डिसीजन सब्जेक्ट है यूनुस का, वर्ब है इसकी हैज़ बीन परसीव्ड, पैसिव वॉइस लगा गया है। परसीव करना, किसी चीज़ को खास तरीके से समझना या देखना। स्नब का मतलब मैंने आपको बता दिया, बेपरवाही बोल सकते हैं। कोल्ड शोल्डर बहुत अच्छा इसके लिए जो है ना फ्रेज अंग्रेजी में। बांग्लादेश की वर्ब है मे बी शिफ्टिंग, हो सकता है बांग्लादेश शिफ्ट कर रहा हो, बदल रहा हो। ओरिएंटेशन होता है आपका इंक्लिनेशन या झुकाव, जिस तरफ आप झुके होते हैं। फोर्थ कमिंग यानी जो सामने से आपको अप्रोच कर रहा हो, आ रहा हो। कह रहा जी वाइल द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज़ डिक्लाइंड टू कॉमेंट, पॉलिटिकल लीडर्स हैव वेड इन। कह रहे जी जहाँ जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, हमारी विदेश मिनिस्ट्री है, उन्होंने मना कर दिया है कोई भी कमेंट देने पे, इस पूरी बात पे उन्होंने कोई भी कमेंट नहीं किया है। वहीं पे जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं ना, उन्होंने ज़रूर वे इन किया है या अपनी बात को रखा है, कंट्रीब्यूट किया है। वे इन याद है ना आपको, गांव में हवन हुआ, आपने थोड़ा थोड़ा सामान लाए, उसका वजन करवाया और हवन सामग्री में रखवा दिया। तो अब वैसे ही इस डिस्कशन में पॉलिटिकल लीडर्स ने अपनी अपनी डिस्कशन के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दिया, ओपिनियन को रखा। चलिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वर्ब है हैज़ डिक्लाइंड, पॉलिटिकल लीडर्स मेन सब्जेक्ट है, वर्ब है इसकी हैव वेड इन। आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ। ऑलराइट, अब क्या बताया सब पॉलिटिकल जो है लीडर्स ने क्या बोला? कह रहे असम चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा कॉल्ड द कमेंट्स ऑफेंसिव एंड स्ट्रांगली कंडेमनेबल। जो असम के सीएम है, नॉर्थ ईस्ट की एक स्टेट के सीएम है असम के, बिस्वा शर्मा, इन्होंने कॉल किया या बुला दिया, नाम दे दिया इन कमेंट्स को कि ये एक तो बड़े ऑफेंसिव है, ऑफेंड करने वाले हैं, गुस्सा दिलाने वाले हैं, और स्ट्रांगली कंडेमनेबल हैं। कंडेमनेबल मतलब जिसकी कंडेमनेशन हो, जिसको है ना, जिसकी मतलब समझ गए ना, जिसको गुस्सा दिखाया जाए, जिस चीज़ पे ऑपोजिशन दिखाई जाए, तो ये कंडेम करने लायक या निंदनीय है और बहुत ऑफेंसिव है, ऐसा इन्होंने कहा। और ये कैसे कहा इन्होंने? देखो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा के बता रहा है, सजेस्टिंग दैट द रिमार्क्स वर एम्ड एट हाईलाइटिंग इंडिया स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी वाया द चिकन स्नैक। तो उन्होंने वही बोला कि ये जो रिमार्क्स है ना, ये एम्ड एट थे, इनका निशाना था कि ये हाईलाइट करें या रोशनी डाल के दिखाएं भारत की एक स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी को, कमजोरी को हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से। और ये कैसे दिखाएंगे? चिकन स्नैक के जरिए, जिसको आप बोलते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। आपको दिखाया था मैंने, ज्योग्राफी ऐसी है कि भारत का बहुत छोटा सा कनेक्शन है नॉर्थ ईस्ट के साथ में, तो इसी कनेक्शन की कमजोरी दिखाने के लिए यूनुस ने ये सब जाकर के चाइना में कहा होगा, ऐसा शर्मा साहब का कहना है। चलिए, हेमंत बिस्वा शर्मा सब्जेक्ट है, कॉल्ड इनकी वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे लगी हुई है। जब इन्होंने ऐसा कॉल किया तब ये सजेस्ट भी कर रहे थे, इस चीज़ की तरफ इशारा भी कर रहे थे। कंडेमनेबल यानी निंदनीय, जिसको कंडेम किया जा सके। ऑफेंसिव यानी जो आपको गुस्सा दिलाए। रिमार्क्स की वर्ब है वर एम्ड एट, पैसिव वॉइस में रिमार्क्स का यही एम था, यही निशाना था। वल्नरेबिलिटी होती है आपकी वीकनेस या कमजोरी। कह रहे जी अदर रीजनल लीडर्स एंड मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिशन हैव अर्ज्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कन्वे इट्स डिसप्लेजर टू ढाका। कह रहे दूसरे भी कई रीजनल लीडर्स हैं और ऑपोजिशन के मेंबर्स भी हैं, इन्होंने भी अर्ज किया है, रिक्वेस्ट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को, कि वो कन्वे करे, वो जा करके बताए अपनी नाराजगी या डिसप्लेजर को ढाका के सामने, बांग्लादेश के सामने। तो ऑफिशियली हम यहाँ से कॉल्स भेजें, लेटर्स भेजें, डिप्लोमेटिकली ढाका को बताएं कि आपकी ये जो बात थी हमें अच्छी नहीं लगी, डिसप्लेजर हम एक्सप्रेस करें।
चलिए अदर लीडर्स और ऑपोजिशन मेंबर्स ये बनेंगे सब्जेक्ट। वर्ब इनकी हैव अर्ज्ड, इन्होंने अर्ज किया है। अर्ज करना, रिक्वेस्ट करना। कन्वे करना यानी सामने वाले को बताना, एक्सप्रेस करना। डिसप्लेजर होता है आपकी नाराजगी या गुस्सा। कह रहा है जी मिस्टर यूनस कुड नॉट हैव बीन अनअवेयर दैट द टाइमिंग एंड द लोकेशन ऑफ हिज स्पीच वुड प्रोवोक द कंट्रोवर्सी। कह रहा है यूनुस ने भी जो है वो नहीं हो सकते, कुड नॉट हैव बीन, पास्ट में ऐसा काम नहीं हो सकता था, यूनुस भी नहीं हो सकते थे। और क्या नहीं हो सकते थे? अनअवेयर या अनजान इस चीज़ को लेकर के, दैट वो ये चीज़ कि जो टाइमिंग है और जो लोकेशन है, जो वक्त है और जगह है उनके स्पीच की, वो ज़रूर से प्रोवोक करेगी, इंसाइट करेगी, स्पार्क करेगी, भड़काएगी एक कंट्रोवर्सी को। तो ये 80 साल के आदमी हैं, 70, 80, 90 साल के, एग्जैक्ट एज तो मुझे देखी नहीं है मैंने, शायद 80 के आसपास होनी चाहिए। तो यूनुस साहब भी जरूर अनअवेयर नहीं होंगे इस चीज़ को लेकर के, उम्र खाए हुए आदमी हैं, इनको भी पता होगा कि जिस जगह पे जो बात मैं बोल रहा हूँ जिस वक्त पे, उससे कंट्रोवर्सी जरूर आएगी। फिर भी इन्होंने बोला, यानी जानबूझ करके बोला। यूनुस की वर्ब है कुड नॉट हैव बीन। सेंटेंस के अंदर जब भी आपको 2, 3, 4 वर्ब्स मिल जाएं और आपको एडवर्ब को लगाना हो, चाहे तो नॉट एडवर्ब हो या कोई और भी एडवर्ब हो, तो याद रखना है पहली हेल्पिंग वर्ब के बिल्कुल बाद आएगी। आप नॉट को बिल्कुल कुड के बाद में लगाएं, ऐसा ना हो नॉट को हैव के बाद में लगा रहे हो। पहली हेल्पिंग वर्ब, पहली, उसके बिल्कुल बाद में एडवर्ब का इस्तेमाल आपको करना होता है, खास करके नॉट का। चलिए टाइमिंग एंड लोकेशन की वर्ब है वुड प्रोवोक, प्रोवोक करना, स्पार्क करना, भड़काना किसी चीज़ को। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ। अब छोटे छोटे पैराग्राफ बचे हैं, 5 मिनट में रैपअप करेंगे, फटाफट से पढ़ लो, एक रीडिंग दो इसको। कह रहे जी हिज रिमार्क्स रिफ्लेक्टेड अ लैक ऑफ सेंसिटिविटी टुवर्ड हाउ द कंट्रीज मेंशन्ड माई इंटरप्रेट स्टेटमेंट्स दैट अपीयर टू सपोर्ट चाइनाज इकोनॉमिक हेजेमनी इन द रीजन। कह रहे इनके जो रिमार्क्स है ना, इन्होंने रिफ्लेक्ट किया या दिखाया सेंसिटिविटी की कमी को, संवेदनशीलता की कमी को, और किसके तरफ? इस चीज़ की तरफ कि कैसे वो सारी कंट्रीज जो मेंशन है, नेपाल, भूटान, सबका नाम लिया ना आपने, कैसे ये सारी कंट्रीज जिनको मेंशन किया गया है वो इंटरप्रेट करेंगी या इस चीज़ को समझेंगी, और कैसे इन सारी स्टेटमेंट्स को, जो कि अपीयर होती हैं, स्टेटमेंट्स दिखाई देती हैं कि वो सपोर्ट करती हैं चाइना की आर्थिक दादागिरी को, हेजेमनी को, लीडरशिप को पूरे एशिया के रीजन में। तो इनके रिमार्क्स से हमें ये साफ साफ पता लगता है कि इन्होंने इस सेंसिटिविटी के बारे में सोचा ही नहीं कि मैं सारी कंट्रीज के नाम ले रहा हूँ चाइना के सामने, तो इन कंट्रीज को कैसा फील होगा, वो कैसे देखेंगे मेरे स्टेटमेंट को। चलिए रिमार्क्स की वर्ब है रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्ट करना, किसी चीज़ को दिखाना, शो करना। सेंसिटिविटी होती है आपकी संवेदनशीलता। कंट्रीज़ के लिए आया है मेंशन्ड, वो सारी कंट्रीज़ जिनको मेंशन किया गया था, जिनका नाम लिया गया था। कंट्रीज़ ने कुछ मेंशन नहीं किया। कंट्रीज़ की वर्ब है माइट इंटरप्रेट, इंटरप्रेट करना, किसी चीज़ की इंटरप्रिटेशन निकालना, उसको किस तरीके से आप समझते हैं। दैट आया स्टेटमेंट्स के लिए, दैट की वर्ब है अपीयर। हेजेमनी, लीडरशिप, हेल्म, डोमिनेशन, आपकी जिम्मेदारी, आपकी दादागिरी या आपकी लीडरशिप। कह रहा जी वाइल दीज कॉमेंट्स मे हैव बिन इंटेंडेड टू अपील टू हिज होस्ट और मे हैव स्टेम फ्रॉम हिज एडवोकेसी फॉर रीजनल कनेक्टिविटी, देयर सब्सटेंस कुड हैव बिन मोर केयरफुली कंसीडर्ड। कह रहे जहाँ जो इनके कमेंट्स है ना, ये हो सकता है ये इंटेंडेड हो, हमें वैसे तो पूरा शक है इनका इंटेंशन कुछ और था, फिर भी हमें लगता है कि हो सकता है ये इंटेंडेड हो, इनका इंटेंशन ये हो कि ये अपील करने के लिए हो, खुश करने के लिए हो अपने होस्ट को, मेजबान को, चाइना को, या फिर ये स्टेम फ्रॉम हुए हों, निकले हों मोहम्मद यूनुस की पैरवी को लेकर के, एडवोकेसी को लेकर के, जो है इस पूरे रीजन में कनेक्टिविटी की, आपसी अच्छे रिश्ते की। कह रहा है ऐसा हमें लगता है, ऐसा हो सकता है। कह रहा अगर ऐसा है भी तो भी इनका जो सब्सटेंस है, इन कमेंट्स के अंदर की जो भावना है, जो इनमें वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं, उसको और ज़्यादा केयरफुली कंसीडर किया जा सकता था और ध्यान से उनको सोचा समझ के बोला जा सकता था। चलिए सब्सटेंस यानी किसी चीज़ के अंदर का सार, सब्सटेंस की वर्ब है कुड हैव बीन कंसीडर्ड। अगर मैं नॉट का इस्तेमाल करता तो मल्टीपल वर्ब्स मिलने की वजह से मैं नॉट को कुड के बाद में लगाता, लगेगा नहीं। नॉट अगर लगेगा, कोई एडवर्ब अगर लगानी है तो मल्टीपल वर्ब्स आपको मिले तो पहली वाली वर्ब के बिल्कुल बाद में लगती है। स्टेम फ्रॉम होना, एमिनेट फ्रॉम होना, किसी चीज़ का कहीं से निकलना। दीज कमेंट्स की वर्ब है मे हैव बिन इंटेंडेड, ठीक है, और दूसरी वर्ब है मे हैव स्टेम फ्रॉम। चलिए कह रहे अ मोर suitable प्लेटफॉर्म फॉर सच डिस्कशंस माइट हैव बीन द अपकमिंग बिम्स्टेक समिट इन थाईलैंड। कह रहे एक ज़्यादा सूटेबल प्लेटफॉर्म जो है
इन्हीं डिस्कशंस के लिए या बातचीत के लिए। माइट हैव बीन वो हो सकता था, है नहीं, हो सकता था। और क्या हो सकता था? आने वाला बिम्स्टेक का समिट, बिम्स्टेक की कॉन्फ्रेंस, बिम्स्टेक के ग्रुप का नाम है, थाईलैंड में। कह रहे जी जहाँ पे वेयर प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड लीडर्स फ्रॉम साउथ एशिया टू साउथ ईस्ट एशिया विल बी प्रेजेंट। ये वही समिट है थाईलैंड में जहाँ पे मोदी साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब और कई लीडर्स साउथ एशिया से लेकर के साउथ ईस्ट एशिया तक के वो प्रेजेंट होंगे, वहाँ मौजूद होंगे। वहाँ जाके ये बातें बोलते हैं आपकी हमारे को बांग्लादेश को एक्सेस मिला हुआ है सी का, नेपाल, भूटान, इंडिया सबसे ट्रेड हो सकता है। बिम्स्टेक में बोलना और अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता था। चलिए, सूटेबल प्लेटफॉर्म सब्जेक्ट है, वर्ब है इसकी माइट हैव बिन, ग्रीन और पिंक पकड़ते जाओ। पीएम मोदी और लीडर्स की वर्ब है विल बी प्रेजेंट। सबमिट का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस, टॉप कॉन्फ्रेंस, शिखर वार्ता। कह रहे जी इक्वली सिग्निफिकेंट इज दैट मिस्टर यूनुस रिसीव्ड 2 लेटर्स फ्रॉम इंडिया दिस वीक। कह रहा है उतनी ही सिग्निफिकेंट, उतनी ही इंपॉर्टेंट एक बात और भी है, वो ये है कि यूनुस को मिले 2 खत, 2 लेटर्स। और कहाँ से? ये मिले भारत से इसी वीक। अब कौन कौन से लेटर्स हैं? 1 फ्रॉम प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एक्सटेंडिंग ईद उल फितर ग्रीटिंग्स एंड अनदर फ्रॉम पीएम मोदी ऑन द एनिवर्सरी ऑफ बांग्लादेश इंडिपेंडेंस डे। कह रहे दोनों लेटर्स मिले हैं। पहला वाला मिला है द्रौपदी मुर्मू साहब से, प्रेसिडेंट साहिबा से, जो एक्सटेंड करने वाला था या देने वाला था, ऑफर करने वाला था ईद की ग्रीटिंग्स को, मुबारक को। और दूसरा जो मिला वो मिला पीएम मोदी से, सालगिरह के दिन, एनिवर्सरी के दिन, बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस डे की मार्च के अंदर। ठीक है, चलिए, दैट की वर्ब है इज, यूनुस की वर्ब है रिसीव्ड। दैट इज इक्वली सिग्निफिकेंट। ठीक है, यहाँ पे बीच में द फैक्ट लिखा हुआ है, द फैक्ट दैट मिस्टर यूनुस रिसीव 2 लेटर्स फ्रॉम इंडिया दिस वीक इज इक्वली सिग्निफिकेंट। ये स्ट्रक्चर आपको करवाई हुई है मैंने। दैट जब शुरू में आ जाए, उसके बाद में एक और नाउन रखा हो, नाउन की खुद की वर्ब हो, तो फिर दैट अपनी भी वर्ब लेता है। एक्सटेंड करना, किसी चीज़ को सामने वाले के सामने ऑफर करना, देना। चलिए, लास्ट छोटा सा सेंटेंस है, पढ़ लो इसको। चलो पढ़ाई देता हूं मैं इसको, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई दिया करो। ऑल्दो देयर हैज़ बिन नो फॉर्मल अनाउंसमेंट ऑफ अ मोदी यूनुस मीट इन बैंकॉक, it is hoped that both sides will engage on the sidelines to mend the strain in ties and explore a more constructive path। कह रहे हैं हालांकि कोई भी आधिकारिक, कोई भी फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, ऐलान नहीं हुई है मोदी और यूनुस के मीट का बैंकॉक में, बिम्स्टेक में। ये मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसका कोई भी अभी औपचारिक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। फिर भी ये होप किया जा रहा है, ऐसी आशा हमें है कि दोनों जो साइड्स हैं वो इंगेज जरूर करेंगी साइडलाइंस में। साइडलाइन का मतलब होता है मीटिंग से साइड हटके। मीटिंग में तो चलो बातचीत नहीं हुई, वहाँ वैसे ही मिल ली, एक दूसरे से हाय हेलो होगी, लेकिन मीटिंग के बाहर सुबह शाम चाय पे, नाश्ते पे, साइडलाइंस में कहीं मिलेंगे। और क्यों मिलेंगे? ताकि मेंड किया जा सके, रिपेयर किया जा सके टाइज में स्ट्रेन को, रिश्तों के अंदर तनाव को, और एक्सप्लोर किया जा सके, ढूंढने की कोशिश की जा सके एक और ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव पाथ, या ऐसा रास्ता जिसमें कंस्ट्रक्टिव जो है, जो कंस्ट्रक्टिव हो, है ना, जिसमें डिस्ट्रक्शन ना हो, जिसमें तबाही ना हो। तो ऐसा भी हो सकता है, दोनों आपस में मिलेंगे, इट इज़ होप्ड। चलिए, इट की वर्ब है इज होप्ड, पैसिव वॉइस में बोथ साइड्स की वर्ब है विल इंगेज, इंगेज करना, एक दूसरे से बातचीत करना। मेंड का मतलब होता है अमेंड करना, चीज़ों को फिक्स करना या रिपेयर करना। चलिए रैप अप करें क्लास को। एक फटाफट आपको मैं दे देता हूँ, पूरे जो है वोकैब का रिवीजन। रिफ्लेक्ट करना, किसी चीज़ को दिखाना। स्टेम फ्रॉम, इमिनेट फ्रॉम, अराइज फ्रॉम, इमर्ज फ्रॉम, किसी चीज़ का कहीं से निकलना। सिग्निफिकेंट, जो बड़ा इंपॉर्टेंट हो, मीनिंगफुल हो। एक्सटेंड करना यानी किसी को कुछ देना। स्पार्क करना, इंसाइट करना, भड़काना, प्रोवोक करना। अंडरलाइंग यानी अंदर छुपा हुआ, हिडन बट इंपॉर्टेंट। गो ऑन करना यानी इस दिशा में, डायरेक्शन में और आगे बढ़ जाना, प्रोसीड फर्दर करना। कॉल ऑन करना यानी किसी से कुछ मांगना, डिमांड करना, जैसे यूनुस ने चाइना को कॉल ऑन किया। वे इन करना, अपना कंट्रीब्यूशन देना किसी डिस्कशन में, किसी, समझ गए ना, किसी भी एक्टिविटी में। कंडेमनेबल मतलब जिसको कंडेम किया जा सके, जो बहुत निंदनीय हो। वल्नरेबिलिटी आपकी कमजोरी होती है, वीकनेस होती है। मेंड का मतलब होता है चीज़ों को फिक्स करना। फोर्थ कमिंग, हर वो चीज़ है जो सामने से आ रही हो, अप्रोच कर रही हो। परसीव करना, किसी चीज़ को खास तरीके से देखना। रिपेट्रिएशन आपकी घर वापसी है, जिस कंट्री से आप निकले थे। अंडरटोन और ओवरटोन एक ही बात है, हिडन मैसेज या मीनिंग किसी चीज़ के अंदर का। अलग से भी वोकैब थी, इसको भी देख लो। अंडरटोन आप देख चुके हैं, वे इन आप देख चुके हैं। हेजेमनी होती है आपकी नेतागिरी, है ना, दादागिरी। इंटीग्रल, अंडरलाइंग एक ही बात है, हिडन हो, किसी चीज़ का इनसेपरेबल पार्ट हो। चलो अब आ जाए क्विज पे। आराम से एक ब्रेक ले लो,
जो कुछ पढ़ा उसको प्रोसेस करो, हजम करो। अब इस क्विज में आपको पूरे मार्क्स मिलने चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस पैसेज के हिसाब से यूनुस के रिमार्क्स ने एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन को इंडिया में ट्रिगर क्यों किया? इसलिए ट्रिगर किया कि इन रिमार्क्स के अंदर बांग्लादेश को ऐसा दिखाया गया कि हमारी चिकन नेक के ऊपर बैठा है वो। हमारी जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो इंडिया कंट्रोल नहीं करता, वो बांग्लादेश कंट्रोल करता है। इस तरीके से इन्होंने रिमार्क्स दिए। ये रिमार्क्स ने ये इंप्लाई किया कि बांग्लादेश स्ट्रेटेजिक लेवरेज होल्ड करता है भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे, है ना। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की वजह से हमारे से ज़्यादा बांग्लादेश का एक्सेस है वहाँ का, तो इस वजह से यहाँ पे रिएक्शंस आई हैं। चलिए, कह रहा है जी इनमें से एक इम्प्लिसिट या अंदर छुपा हुआ अजम्पशन क्या है ऑथर के आर्गुमेंट्स के पीछे? इन चारों में से कौन सा अजम्पशन ऑथर के आर्गुमेंट्स के सपोर्ट में है? ऑथर का आर्गुमेंट यही है कि कोई बात करते हो तो वक्त और मौका देखो, जगह देखो कहाँ कर रहे हो। डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट जो है ना वो बहुत केयरफुली टाइम होनी चाहिए, जगह सही वक्त पे और सही टाइम पे, ताकि अननेसेसरी टेंशंस को अवॉइड किया जा सके। ये ऑथर का मानना है। ठीक है, चलिए। कोल्ड शोल्डर करवा चुके हैं आपको। वे इन करना, ऑफ कोर्स गांव में हवन चंदे से आपको याद होगा ना, वे इन। एमिनेट के साथ में कौन सी प्रेपोजिशन आएगी? इनटू, आउट या फ्रॉम? हेजेमनी का मीनिंग पूछा है आपसे, रिपैट्रिएट, अंडरटोन, लीडरशिप या परसेप्शन। लास्ट में आपको 3 एरर्स मिलेंगी। पहली मिलेगी देयर नाम के वर्ड की वजह से, दूसरी आपको मिल सकती है इस वर्ड के आसपास, और तीसरी जरूर मिलेगी आपको इस बिसाइड्स वर्ड की वजह से। ढूंढ लेना आराम से। फर्स्ट कमेंट में वीडियो के नीचे आसपास मिलेंगे, चेक करना। आउट ऑफ 9 कितने मार्क्स मिले कमेंट्स में डाला करो। क्लास आज की कैसी लगी अपना फीडबैक दे दिया करो। पूरी देखने वाले बच्चे पीडी लिख सकते हैं या पीडीआई लिख दिया करो, सर पूरा देखा पीडी और इंटरेस्टिंग भी लगा, समझ में आया पीडीआई। ये आपका छोटा सा फीडबैक है विच यू कैन पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन। ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।